आगे का जो जॉ है वो ऊपर ऐसे प्रोट्रूड हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत बचपन में ही देखने को मिलती है, लाइक व्हेन द किड इज़ 4-5 years ओल्ड। ये तो बहुत बार मेरे पास ऐसे आए हैं कि बच्चों का आगे का एरिया बहुत ही आगे। बहुत बच्चों में सीवियर केसेस में हमने देखा है कि डायरिया जैसी चीज़ें भी कई बार देखी गई है कि ऐसे भी हो सकता है। और बॉटल फीडिंग और नाइट फीडिंग जो करते हैं बच्चों के लिए, तो उसका कितना असर होता है उनके डेंटल हेल्थ पे? माल ऑक्लूजन होता है, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े सब आ जाते हैं। कुछ बच्चों का सिर्फ नाइट में ही अंगूठा चूसने का आदत रहता है, कुछ बच्चे तो दिन भर कंटिन्यूस रहता है उनका। तो आप देखोगे उनका इधर का नेल भी बहुत ब्लंट रहता है। इन्फेक्शन बहुत हुआ दूध के दांतों में, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है परमानेंट टूथ जो आने वाले हैं उसमें। मतलब अंदर इतना गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है कि आने वाला दांत एक तो टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, नहीं तो वो इन्फेक्टेड ही आ जाता है। या उसमें अगर आप देखेंगे सरफेस पे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दिखने में भी ब्राउनिश हो जाता है। कल जंक फूड और स्टिकी फूड खाना बहुत हो गया है बच्चों का। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप जितना शुगरी फूड अवॉइड करें, आपका उतना ओरल हेल्थ और केरीज लगने का चांसेस कम हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड में। हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात। स्टॉप, क्या कह रही हो? ओह, बातों बातों में नहीं, इट्स अनफिल्टर्ड। दोस्तों जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बातों बातों में अब बन गया है इट्स अनफिल्टर्ड। लिबास नया पर रूह वही, नाम नया पर काम वही। बातें जो छू ले आपके दिल को, बातें जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, क्योंकि ये है इट्स अनफिल्टर्ड। दिल से निकली हुई सीधी बात। एंड फिर से कहूंगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इट्स अनफिल्टर्ड। दिल से निकली हुई सीधी बात। नमस्कार दोस्तों। बच्चों के दांत छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। और अगर सही ढंग से इन छोटे छोटे दांतों की देखभाल न की जाए तो एक बड़ी समस्या में तब्दील हो सकती है, और इसका सीधा असर आपके बच्चों की प्यारी सी मुस्कान पर और उसकी सेहत पर भी हो सकता है। तो कैसे इन छोटे छोटे दांतों की बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बचा जाए, जानेंगे हम हमारे आज के एपिसोड में। क्योंकि आज की हमारी ख़ास मेहमान जो है वो है एक बच्चों के दांत की डॉक्टर, पीडोडोंटिस्ट डॉक्टर रमोली पवार मैडम। डॉक्टर रमोली पवार मैडम एक अनुभवी पीडोडोंटिस्ट है, यानी कि बच्चों के दांत की डॉक्टर, जिनका कई साल का इस क्षेत्र में अनुभव है। उन्होंने बच्चों के डेंटल हेल्थ पर कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर रमोली पवार मैडम से। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इट्स अनफिल्टर्ड सीधी बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड डॉक्टर रमोली पवार के साथ। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। रमोली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इट्स अनफिल्टर्ड सीधी बात में। वेलकम टू आवर शो मैम। कैसी मैडम आप? मैं एकदम अच्छी। ग्रेट। हमारा आज का पहला सवाल, एक पीडोडोंटिस्ट और एक जनरल डेंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है? सो बेसिकली जनरल डेंटिस्ट जो होते हैं वो सारे जनरल दांतों का देखभाल या ट्रीटमेंट में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। बट एक पीडोडोंटिस्ट अगर आप देखेंगे तो उनको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का एक अलग से स्पेशलाइजेशन हुआ रहता है। अच्छा। अभी इस 3 साल में हम मोस्टली छोटे बच्चों के सारे दांत के ट्रीटमेंट, उनमें कोई उलझन है या फिर एनोमलीज भी है, वो भी उसमें कंसिडर हो जाता है। सो बेसिकली हम सारे छोटे बच्चों के दांत का सारा एलिमेंट में स्पेशलाइज रहते हैं। उसमें सारे स्पेशल चाइल्ड भी इंक्लूडेड है। अच्छा। ओके, बच्चों के जब सबसे शुरू में दांत निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या फेस करते हैं बच्चे भी और पेरेंट्स भी? पेरेंट्स के तो यूजुअली वही कॉल्स आते हैं मुझे कि बच्चों के दांत आ रहे हैं, बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं। मोस्टली यही देखा गया है कि बच्चे जनरली उनको बहुत तकलीफ़ होती है जब दांत आता है, तब उनको बहुत इरिटेबिलिटी होती है, उनके मूड स्विंग्स बहुत बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा चलता रहता है, रात को भी सोते नहीं है, पेरेंट्स को भी सोने देते नहीं है बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलें होती है। कई बार उनको ड्रूलिंग भी ज़्यादा बढ़ता है, मतलब सलाइवा जो निकलता है मुंह से वो भी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है।
बहुत बच्चों में सीवियर केसेस में हमने देखा है कि डायरिया जैसी चीज़ें भी कई बार देखी गई है कि ऐसे भी हो सकता है। तो मैं जनरली पेरेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि वो कुछ ऐसे नमिंग एजेंट्स यूज़ करें। पहले तो आप डॉक्टर को पहले तो दिखाइए, पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जी। पहले तो, और उसके बाद जनरली वो यही सुझाव देते हैं कि आप कुछ ठंडा ज़्यादा उनको खिलाए पिलाए, या वहाँ पे गम्स में थोड़ा मसाज करें। और आजकल टीदिंग टॉयज़ भी आते हैं काफ़ी सारे, जो फ्रिज में थोड़ा कोल्ड फ्रीज में रखते हैं और अच्छा। वो चबाने में ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे बच्चों का कैसे फाइब्रस फूड खाना ज़्यादा होता था, तो इसलिए ये चीज़ों में तकलीफ़ इतनी नहीं होती थी। अभी आजकल कैसे खाने का स्टाइल भी बदल गया है, इसलिए ये चीज़ें बहुत अलग हो रही है। बराबर। सो यूजुअली आई रेकमेंड पेरेंट्स कि वो कुछ कोल्ड चीज़ें या फ्रोज़न कैरेट या ऐसे कुछ बच्चों को चबाने दे दे, जिसकी वजह से उनको वो तकलीफ़ या कुछ डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी खाने की आपने बात कही, तो एक खाने के बाद यानी ओरल हाइजीन का भी एक मेंटेनेंस कुछ होता है जो Yes, रखना yes. पड़ता होगा, दांत आने के पहले और जब दांत निकलते हैं तब भी, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। यस, बच्चों का तो बेबी जब बॉर्न होता है तब से ही हमें ओरल हाइजीन की एक्चुअली देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। कई पेरेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती है कि दांत नहीं है तो फिर हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं मुंह में, ऐसे हो जाता है। बट ऐसे बराबर नहीं है। हमें जब बच्चा बॉर्न होता है तब से फीडिंग चालू होता है, टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स तक तो बच्चे को जी, ब्रेस्ट फीडिंग breast चालू रहता है। तो उसमें हमें पहले क्या करना है, खाना बच्चे को पिलाने के बाद बच्चे का पैलेट वो जो एरिया है वो क्लीन करना है, वो साफ रखना है। और जब दांत आता है तब तो ब्रशिंग करना ही है, भले बच्चे को एक दांत क्यों ना आ जाए, ब्रशिंग तो करना ही है कुछ भी करके। ओरल हाइजीन जितना आप अच्छे से मेंटेन रखोगे उतना बच्चे का देखभाल या बच्चे का ओरल हेल्थ, इनफैक्ट जनरल हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। तो पूरी उसकी जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो मुंह से खाते हैं या बच्चे को खिलाते हैं वो सारा पेट में जाता है और उसका इफ़ेक्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों में। इसलिए ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉटल फीडिंग और नाइट फीडिंग जो करते हैं बच्चों के लिए, तो उसका कितना असर होता है उनके डेंटल हेल्थ पे, या ये जो बॉटल कैरीज भी आजकल कहते हैं, व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? बॉटल कैरीज मतलब जो कीड़ लगती है दांतों में वो बॉटल फीडिंग की वजह से लगती है। मतलब क्या होता है कि बच्चों को आजकल बॉटल दे देते हैं, 6 महीने के बाद जनरली बच्चे बाहर का खाना चालू कर सकते हैं। तो बॉटल दे देते हैं और वो कंटिन्यूस बॉटल में ही लगा के सो भी जाते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या होता है कि वो दूध का जो एक्यूमुलेशन होता है वो दांत के एरिया में वैसे ही रहता है, ओवरनाइट रहता है। उस वजह से वो सडन हो जाती है और वो कीड़ लग जाती है वहाँ पे, वो उसको बॉटल कैरीज बोलते हैं हम। तो जनरली वही मैं रेकमेंड करूँगी कि पेरेंट्स वो सब एरिया क्लीन करें। ब्रश ना फिर भी कर पाए, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो एटलीस्ट पैलेट का एरिया अच्छे से क्लीन रखे, सो दैट वो नर्सिंग बॉटल कैरीज या बॉटल कैरीज हम बोलते हैं वो हम अवॉइड कर सकें। और कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत पेरेंट्स ना बॉटल एक लिमिट के बाहर भी देते हैं बच्चे को, कि बच्चा 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, फिर भी बॉटल तो छूट नहीं रही है क्योंकि उनको आदत लग जाती है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे आदत लग गई अगर बॉटल की, एक तो बच्चे छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जितना वो खींचोगे उतना वो बच्चे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे छोड़ने में, क्योंकि हैबिचुअल हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि हमारा जो पैलेट एरिया है, ये इनिशियल एरिया को प्री मैक्सिला एरिया बोलते हैं। तो क्या होता है वो इतने छोटे बच्चों में मॉड्यूलेट ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। मतलब बॉटल का जो निपल है वो वहाँ पे आएगा और कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से आगे का जो जॉ है वो ऊपर ऐसे प्रोट्रूड हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत बचपन में ही देखने को मिलती है, लाइक व्हेन द किड इज़ 4-5 years old। ये तो बहुत बार मेरे पास ऐसे आए कि बच्चों का आगे का एरिया बहुत ही आगे, तो मैं पूछती हूँ उनको, आप बॉटल देते हो क्या, या प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग है क्या, ऐसे। तो ऐसे चीज़ों में तो क्या होता है बेसिकली माल ऑक्लूजन होता है, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े सब आ जाते हैं। दूध के दांत भी टेढ़े मेढ़े आए तो भी आगे के दांत भी टेढ़े मेढ़े आने के चांसेस है, और बच्चों को वो हैबिट ही हो जाता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल वो ओरल हाइजीन और ओरल मेंटेनेंस के लिए अच्छा ही नहीं है। और ये नाइट फीडिंग के लिए फिर कैसे, जैसे आपने बताया कि वो मिल्क अक्यूमुलेट हो जाता है एंड दैट कैन लीड टू केरीज एंड ऑल, तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए वही करना है कि आपको बॉटल ये सब पहले तो बहुत मतलब कम ही करना है या रिस्ट्रिक्ट ही करना है। एक तो आई वुड रेकमेंड
1 ईयर के अंदर ही आपको मतलब बॉटल देना बंद करना है आपको, क्या बोलते हैं चम्मच से उसके, दे चम्मच या इससे गिलास। आप हाँ पिला सकते हैं नॉर्मल, और उनको भी आदत लग जाती है पकड़ने की, ग्रास्पिंग की, ये सब चीज़ों की। तो ये पहले तो करना है। अगर बहुत ही छूट नहीं रही है तो फिर डाइल्यूट मिल्क, ऐसे डाइल्यूट करते करते आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें, पहले तो क्लीन रखना है एरिया फीडिंग किया तो। क्लीन रखना कैसे, कुछ बताएंगे आप, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसको? अब पहले तो ब्रश ही करना है, अगर ब्रश नहीं हो सकता तो एटलीस्ट क्लीन करना है, किससे आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो क्लीन एकदम, उसको पानी से भी क्लीन किया तो भी इनफ है। आपको सिर्फ वो एरिया में से दूध हटाना है सारा का सारा, आपको अक्यूमुलेट होने देना नहीं है। ओवरनाइट वैसे ही रहता है, उस वजह से कीड़ या केरीज लगने की टेंडेंसीज बहुत होती है। इसकी हमें सिर्फ देखभाल करनी है अच्छे से। या दूध पिलाने के बाद 1 चम्मच पानी या कुछ और पिलाया जाए पानी जैसा, तो वो वैसे भी automatically चलेगा, वो साफ यस हो यस जाता है। यस, बट फिर भी उतना अच्छे से नहीं होता है साफ। आई वुड रेकमेंड कि क्लीन करना ही सबसे बेस्ट है ऑप्शन। और बच्चे कैसे, इतने छोटे बच्चे तो वो थूक भी नहीं पाते हैं या वो हाँ, मुश्किल वही हो मैं कह रहा, जाता है। क्लीन करने की दिक्कत भी आती है Yes, कभी-कभी। yes, yes, या आती तो है, रुई आती से है। कॉटन से गीला करके या साफ वो कर तो लो, ऐसा आती कर लो। है, वो तो आती है। बट अभी कैसे है कि ये अभी जानकारी रहती है तो पेरेंट्स करते हैं, वो उतना अलग से टाइम निकाल के क्लीन करना पड़ता है, बट वो करना पड़ता है, वो बेटर रहता है ओवरऑल। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे के दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके भी कोई डिफ़िकल्टीज ना हो, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। थोड़े 5 मिनट ही लगते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। बेसिक कपड़े से साफ़ किया तो भी काफ़ी है, ऐसे बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, बट इट्स समथिंग यू हैव टू डू ऐसे। डेंटल केरीज की हम लोग बात कर रहे थे अभी, दूध के हिसाब से जो हो गए, लेकिन बहुत आम तौर पर खाने की वजह से भी बहुत सारी केरीज जी जी बच्चों में पाई जाती है, चॉकलेट्स है या बाकी चीज़ें हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, अभी आजकल तो चॉकलेट्स, जंक फूड, ये सब खाना इतना बढ़ गया है बच्चों में, उस वजह से ही ज़्यादा कीड़ केरीज। लगना, केरीज लगना बहुत हो रहा है। मेनली रीज़न केरीज का यही है कि स्टिकी शुगरी फूड जो खाते हैं बच्चे, उनमें अक्यूमुलेशन हो जाता है वो दांतों जी। पे, और उस वजह से वो एसिड अटैक होके प्रॉपर केरीज लगना शुरू हो जाता है। ये मेन रीज़न है। और आजकल मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे चीज़ें अवेलेबल है ना जो इतना अट्रैक्टिव है बच्चों को भी। इफ़ यू सी जो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें वो कलरफुल बनाई जाती है, कि ऐसे शुगरी फूड ऑल्सो इफ़ यू सी, वो फटाक से बच्चे वही मांगेंगे पेरेंट्स को, ऐसे हो गया है। तो फिर वो थोड़ा अवॉइड करना है जितना हो सके उतना, क्योंकि जितना वो शुगर देंगे ना बच्चों को, उतना वो 100% ही केरीज फॉर्मेशन हो ही जाएगा एक ना एक तो। एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी काफ़ी इश्यूज हुए हैं कि अभी बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो क्या होता है, बच्चे बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि बच्चा खाता है खाना बट टीवी देख के खाता है। तो क्या होता है कि बच्चों में वो खाने की चीज़ें सारे फूड पार्टिकल्स और वो मुंह में ही रह जाते हैं, एंड दे जस्ट, वो बल्जिंग फूड बोलते हैं हम उसे, कि ऐसे मुंह में पकड़ के बैठते हैं। तो फिर वो मेरे पास जो आते हैं बच्चे, उनको कीड़ भी ऐसी लगती है केरीज की, ऐसे अंदर के साइड से लगती है, क्योंकि वो समझ में आता है कौन से साइड मुंह में पकड़ रहा है खाना, इतना एविडेंट है वो। इसलिए जितना हम ये सब चीज़ों की थोड़ी देखभाल करें अच्छे से तो बेटर हो जाएगा। लेकिन बच्चे बिना स्क्रीन के खाते भी नहीं है ना, तो वो खा ही नहीं रहे, तो देन तो स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना चाहिए, ऐसा है। और खाना खाते टाइम स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए, आई वुड से, कि कुछ यूज़ नहीं है उसका, उल्टा टाइम ही बढ़ता है खाने उल्टा है का। कि बच्चा रो रहा है, ले बाबा मोबाइल स्क्रीन देख और तू खा, हाँ वो अलग उल्टा हो आजकल रहा है वैसे ही काम। हुआ है, हाँ। क्योंकि वो शॉर्टकट हो गया है ना, कि नहीं एटलीस्ट वो देख के खाता है ऐसे ऐसे, बट वो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं फिर। इसलिए कि और एटलीस्ट कैसे है ना, बच्चों को ऐसे भी हैबिट लगाना चाहिए कि खाना खाने के बाद हमने रिंस किया है, रिंस किया, तो एटलीस्ट वो चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, ऐसा है। बट वो बहुत ओवरड्यू, कुछ बच्चे तो 1-1 घंटा लेके टीवी पे बैठते हैं और 2-2 घंटा खाना खाते, तो ये भी सही नहीं है ऐसे। तो ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। is there any food which parents should include on a daily basis in their child's diet, जो oral hygiene के लिए या दांतों की सेहत के लिए अच्छा हो? मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जितना फाइबरस फूड दे दोगे उतना अच्छा है, बच्चों के दांत के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। सो आप जितना फाइबरस फूड या फिर लाइक फ्रूट्स बेसिकली, जितना आप ऐसे जिसको चबाने से ज़्यादा चबाना आना चाहिए अच्छे से। आजकल के बच्चों को कैसे है ना, बहुत सॉफ्ट फूड है, एक तो जंक फूड है, स्टिकी फूड है, तो उनका वो मैस्टिकेशन फोर्स भी उतना लगता नहीं है ऐसे। इस वजह से कई बार ऐसे भी देखा गया है कि नेचुरल जो गिरने वाले दांत है वो सही टाइम पे गिरते भी नहीं है, ऐसे भी देखा गया है कई बार।
सो बेसिकली फाइब्रस फूड आप जितना इंक्लूड करें फूड में, और विदाउट शुगर या फिर एकदम लो या मॉडरेशन पे शुगर देना है बच्चों को। जितना आप कम शुगर रखोगे और फाइब्रस फूड ज़्यादा रखोगे, उतना ओवरऑल हेल्थ में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नॉट ओनली डेंटल, इन जनरल। इन जनरल मैम काफ़ी बच्चों में थम सकिंग है या माउथ ब्रीदिंग है, ऐसी भी आदतें बहुत सारी होती है। किस एज तक वो सही है और उसे कैसे छुड़ाना चाहिए और उसका क्या असर होता है डेंटल हेल्थ पे? जी, एक तो ये तो हैबिट्स ही है, थम सकिंग हैबिट, जो मोस्टली हम जब बॉटल फीडिंग ज़्यादा देते हैं और हमने बीच में से वो उनका हैबिट चेंज कर दिया, तो दे स्टार्ट थम सकिंग। नॉर्मली ये हैबिट या फिर ये नेचुरल है प्रोसेस, जो अप टू एज ऑफ 3-4 तक नॉर्मल माना जाता है। बट अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो हमें वो प्रिवेंट करना है या फिर पूरा ब्रेक ही कर देना है। जितना आप पहले ब्रेक करोगे वो हैबिट, उतना बच्चे के लिए अच्छा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, थम सकिंग से सेम होता है, जो बॉटल फीडिंग की वजह से जो इश्यूज़ होते हैं, जो मैंने बताया, ऑक्लूजन में चेंजेस आते हैं, सिमिलर चेंजेस ही होते हैं ये फिंगर सकिंग या थम सकिंग की वजह से। बेसिकली क्या होता है कि, और वो डिपेंड करता है कितना रिगरस बच्चा थम सकिंग कर रहा है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है। कुछ बच्चों का सिर्फ नाइट में ही अंगूठा चूसने का आदत रहता है, कुछ बच्चे तो दिन भर कंटिन्यूस रहता है उनका। तो आप देखोगे उनका इधर का नेल भी बहुत ब्लंट रहता है, और पैलेट में भी ये अंगूठा जा के पैलेट हाई हो जाता है, और दांत और ऊपर का जो एरिया है ये भी पूरे आगे आ जाते हैं। यही मेन चीज़ें दिखने को मिलती है, और वो आगे जाके 100% ये दांत टेढ़े मेढ़े ही आते हैं बाद में, और इतने प्रोक्लाइनिंग टीथ हो जाते हैं कि हमें ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है बाद में, क्योंकि वो दिखने में भी बाद में लेटर स्टेजेस में अच्छा दिखता नहीं। मेनली यही रीज़न है। और जितना जल्दी आप ये अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को ये हैबिट लग रही है अंगूठा चूसने की, या तो ये प्रिवेंट ही करना है। बहुत सारे मेथड से आप पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके इसका आपको अच्छे से सोल्यूशन भी मिल जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ घरेलू नुस्खे भी आते हैं उसमें, क्या करते रहते हैं। बट कभी कभी बहुत एग्रेसिव अगर बच्चे का है थम सकिंग, तो हमें कई बार रिमूवेबल अप्लायंसेस या कुछ देना पड़ता है बच्चों को। कभी कभी हम टंग क्रिप भी देते हैं, मतलब वो एक रिमूवेबल साधन रहता है, वो हम बिठाते हैं। 5 साल के आगे वाले बच्चों को यूजुअली हम देते हैं वो, कि उससे उनकी आदत छूट जाए। और कई बार फिंगर को भी वो एक क्रिब रहता है, वो भी लगाते हैं। बट वो सब एक्यूरेटली कितना उनका, उस बच्चे का कितना इंटेंसिटी है थम सकिंग का, उस पे सारा डिपेंड रहता है। सो माउथ ब्रीदिंग जो है बेसिकली, वो तो कभी हम नॉर्मल मान नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ बच्चे को ज़रूर होती है। इधर बच्चा मुंह खुला रख के सोता है रात को, मोस्टली तो पेरेंट्स तो यही बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाके एक बार दिखाना चाहिए। ये चीज़ें भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है ओरल हेल्थ पे। और कभी कभी बच्चों का नाक में जो एडिनॉइड्स रहते हैं वो भी काफ़ी सूजे हुए रहते हैं। मेरे पास एक केस है ऐसे क्लिनिक में कि जिसमें बच्चा पूरा मुंह खुला रख के सोता है, और उस वजह से पूरे उसके दांत का ओवरऑल डेवलपमेंट भी थोड़ा अलग लगा। मतलब ऊपर के दांत थोड़े आगे, और थोड़ा हम ओपन बाइट बोलते हैं उसे, वो भी ज़्यादा दिखने में आता है उस बच्चों में। तो मैंने सिर्फ चेक किए उसके एडिनॉइड्स, तो पूरे ऑलमोस्ट 90% ब्लॉक थे एडिनॉइड्स। सो आई हैड टू रेफर द केस टू एन ENT स्पेशलिस्ट। सो कैसे ये सारा इंटरकनेक्टेड है चीज़ें जो है वो, बट वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओरल हेल्थ में अफेक्ट तो करता ही है ऐसे। मैम आपने अभी थम सकिंग छुड़ाने के लिए कुछ बताया कि कुछ ट्रीटमेंट्स रहते हैं या घरेलू नुस्खे रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे बता सकते हो जो हमारे ऑडियंस या पेरेंट्स जो आज ये एपिसोड देख रहे हैं उनके भी फ़ायदे का हो, थम सकिंग को कैसे छुड़वाया जाए? जी, काफ़ी सारे ऐसे घरेलू नुस्खे हैं छोटे छोटे, कि कुछ लोग ऐसे कुछ कड़वा सब्सटेंस लगाते हैं एलोवेरा का थम पे। कई बार वो वर्क करता है कुछ केसेस में, कुछ बच्चों में। कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए, वो भी थोड़ा क्लीन करके डालते हैं अंगूठा। और आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको तो मेडिकेशन भी देते हैं वो अप्लाई करने को थम पे, कि थोड़ा इट इज़ बेसिकली कुछ कड़वा दवाई जिससे वो अंगूठा मुंह में ना ज़्यादा डाले, यही मेन कर सकते हैं। और काफ़ी रिस्ट्रेनिंग मेथड्स भी है कि आप अंगूठे को ऐसे स्टिक कर सकते हैं सेलो टेप से वाइल स्लीपिंग। मोस्टली जितना मैंने देखा है उतना रात को ही बच्चों को ज़्यादा आदत रहती है थम सकिंग की। सो बेसिकली आप टेप से ये क्या बोलते हैं, टेप कर सकते हैं फिंगर को। ऐसे कुछ तो छोटी मोटी चीज़ें ही करना पड़ता है। कई बार वो क्लॉथ से भी टाई करके रखते हैं
थोड़ा डायरेक्टली तो एकदम 1-2 दिन में तो हैबिट तो जाएगा नहीं, उसको बहुत प्रोलॉन्ग टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होता है। बट अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है तो आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉपर कंसल्टेशन लेके करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके बहुत और प्रॉब्लम होता है ठीक होने में ऐसी चीज़ें। मैडम बहुत बार माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चों के तो दूध के दांत है, अगर उन्हें सडन भी होगी तो आज ना कल तो गिरने वाले हैं, तो ये कहाँ तक सही है? उनकी चिंता की जाए, केयर ली जाए, नहीं ली जाए? नहीं, डेफिनेटली दूध के दांत है, बट फिर भी उनकी चिंता तो करनी चाहिए क्योंकि कैसे ये दांत तो इतना जल्दी गिरते नहीं है, क्योंकि जो मोलर्स टीथ रहते हैं पीछे के दांत वो बहुत ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 10 गिरते हैं, ऊपर के दांत एट द एज ऑफ 12 गिरते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इतने देर से दांत ये दूध के गिरने वाले हैं तो आपको डेफिनेटली खाने पीने में तो यही दांत काम आने वाले हैं। अगर उनको कुछ तकलीफ हुई, कुछ क्या हुआ, तो कुछ अलग दांत आने नहीं वाले। सो आपको जो है वो अच्छे से प्रिवेंट करना है और उसकी देखभाल तो अच्छे से करनी ही पड़ती है। मैम दूध के दांत में भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, कभी दांत सड़ जाते हैं, केरीज होते हैं, तो उसके लिए क्या अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं? जी, दूध के दांत जब सड़ जाते हैं तो उसमें हम 2 प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो इन्वेजिव में होता है, एक नॉन इन्वेजिव होता है। अभी वो डिपेंड करता है कि बच्चों का जो कीड़ लगा है वो कितना डीप तक लगा है, इस कीड़ पे ही यानी ज़्यादा केरीज की बात कर रहे हैं आप? या केरीज की बात जी, कर रही हूँ। हाँ। सो जो केरीज है जो कितना डीप लगता है उस पे ही डिपेंड करता है ये चीज़। और बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स अब इग्नोर कर देते हैं, दूध का दांत गिरने वाला है तो फिर वो जो केरीज है वो बहुत डीप चला जाता है, मतलब नस पे चला जाता है। दांत जो रहता है उसके अंदर का जो पार्ट रहता है वो नस होता है। सो जनरली जब वो कीड़ या केरीज जब नस पे चला जाता है तो ही सूजन होता है या डिफ़िकल्टीज़ होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। कई बार मेरे पास ऐसे भी केसेस है कि बच्चे रात भर ऐसे रोए हैं कि दांत दुख रहा है, दांत दुख रहा है या सूजन आई है, उस वजह से उनको वो फिर आते हैं मेरे पास कि क्या करना चाहिए, सूज गया है दांत एंड ऑल। तो हम इस चीज़ों में रूट कनाल एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बच्चों में भी करते हैं रूट या कनाल? बच्चों में भी रूट कनाल करते हैं, जैसे कि अडल्ट्स में होता है वैसे ही रूट कनाल रहता है बच्चों में। सिर्फ हम जो अंदर मटेरियल जो डालते हैं वो एक झिजने वाला या रिजॉर्बेबल मटेरियल हम बोल सकते हैं वो डालते हैं यूजुअली। बट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों में रूट कनाल, क्योंकि अगर आपने नहीं किया रूट कनाल तो ऐसे ही वो सूजन होता जाएगा, सडन और बढ़ती जाएगी, दांत में जो केरीज लगता है वो और इंक्रीज़ होता जाएगा और ये इंक्रीज़ होके दांत भी निकालना पड़ सकता है कभी कभी। सो इतने छोटे बच्चों में आप सोचिए दांत निकालने का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड इट्स वेरी पेनफुल। एंड बच्चों को हम कितने सारे चीज़ों में एक्सपोज कर देते हैं जस्ट ड्यू टू सम निग्लिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल। सो रूट कनाल तो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये इग्नोर और ज़्यादा हो गया तो कभी कभी मेरे पास कोई सिस्टिक भी केसेस आते हैं, मतलब वो सिस्ट फॉर्मेशन में चले जाते हैं, गांठ हो मतलब जाती है। गांठ हो जाती है और इतनी बड़ी होती है कि वो गाल पूरा सूज के ऐसे एकदम बाहर आ जाता है। कभी कभी हमें बाहर से ड्रेनेज करना पड़ता है बच्चों को फिर, विच इज़ वेरी पेनफुल एंड इतना अच्छा नहीं लगता है कि इतने स्टेज तक पेरेंट्स भी रुकते हैं इतना होने तक। तो बहुत अच्छा लगता नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर ऑप्शन नहीं रहता है। पर क्या रूट कनाल के लिए माँ बाप जल्दी तैयार हो जाते हैं? उनके पास अभी बच्चा इतना रोता है, कुछ ऑप्शन भी रहता नहीं है, करना ही पड़ता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे फिर, उनको तब समझ में आ जाता है कि अरे करना चाहिए था, पहले ध्यान देना चाहिए था ये चीज़ों में। इसलिए ये अभी अभी सब स्टेज निकलने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अरे क्या हो गया है अभी ये। बट कैसे जितना आप देर करोगे ट्रीटमेंट करने में, रूट कनाल में जो भी है ट्रीटमेंट लगेगा बच्चों को, जितना लेट हो जाएगा उतना सीवियरिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो जितना आप जल्दी आओगे, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे या एटलीस्ट चेकअप भी करोगे, तो भी हमारा काम है कि हम बता देंगे आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। बट आपको आना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज दूध का दांत है बाबा, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये दूध के दांत तो जल्दी गिरने तो वाले हैं नहीं। बच्चे 10वें 12वें साल तक तो दूध के दांत रहते हैं, उसके बाद वो गिरने चालू हो जाते हैं। तो फिर बहुत तकलीफ, बच्चों को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है एक्चुअली। तो और उसे ट्रीट नहीं किया और अगर दांत गिर गया तो आने वाला दांत भी उसमें भी जी ऐसे भी होता है कई बार कि इन्फेक्शन बहुत हुआ दूध के दांतों में,
तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है परमानेंट टूथ जो आने वाले हैं उसमें। मतलब अंदर इतना गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है कि आने वाला दांत एक तो टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, नहीं तो वो इन्फेक्टेड ही आ जाता है। या उसमें अगर आप देखेंगे सरफेस पे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दिखने में भी ब्राउनिश हो जाता है और बेसिकली वो केरियस ही टूथ इरप्ट हो जाता है। फिर बहुत सारी मुश्किलें चीज़ें हो जाती है फिर। और मेन चीज़ ये है कि दूध का दांत का इम्पोर्टेंस ये है कि माल अक्लूजन भी होता है। मतलब दांत टेढ़े मेढ़े आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कीड़ा लग गया है, कीड़ लग गई है पहले ही दांतों में, तो आने वाला दांत भी पूरा ख़राब ही आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा है। इसे वक्त रहते उसको रूट कनाल करके जो भी ट्रीटमेंट है वो करके अपने आने वाले दांतों को कम जी से कम लोग बचा सकते हैं। डेफिनेटली 100% अच्छा रिजल्ट है उसमें। कुछ ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट कुछ रहता नहीं है एक्चुअली करने में। बट कैसा है कि आने वाले दांत को अगर हम अच्छा आने का चांसेस है तो व्हाई नॉट यूज़ दैट। हाँ, अभी जो हुआ है डिस्ट्रक्शन दूध के दांत में वो तो हो गया है। वो दांत का ट्रीटमेंट करके आने वाले दांतों का फ्यूचर तो अच्छा एटलीस्ट हम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं तो एटलीस्ट। तो डेफिनेटली दूध के दांत का कोई भी ट्रीटमेंट, फिलिंग रहे, रूट कनाल रहे, जो भी है करना तो बहुत ज़रूरी है। जस्ट नॉट फॉर द पेन और जस्ट फॉर द कंसर्न, बच्चे का कंसर्न के लिए नहीं, बट ओवरऑल उसके आगे के डेवलपमेंट में भी, जॉस डेवलपमेंट में भी, सब में इंटरलिंक्ड है ये चीज़ें, इसलिए करना तो बहुत ज़रूरी है। और एक मैं पूछ रहा था आपसे कि जैसे रूट कनाल हम करते हैं जो एडल्ट में और बच्चों में दोनों में साथ में करते हैं, तो और कौन ट्रीटमेंट बच्चों में की जा सकती है? जैसे कैप हम लोग बिठाते हैं बच्चे एडल्ट में, या क्राउन आप बताते थे, तो उसके बारे में बताइए कुछ। जी, क्राउन बिठाते हैं यूजुअली रूट कनाल करने के बाद। जैसे हम एडल्ट्स में बिठाते हैं क्योंकि दांत वो ब्रिटल हो जाता है तो टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम एडल्ट्स में भी कैप अच्छे से बिठा देते हैं। बच्चों में भी वैसे ही कैप आती है, सिर्फ स्टेनलेस स्टील की आती है जो थोड़ी डायमीटर में पतली रहती है अभी, क्योंकि बड़ों की तो बहुत बड़ी रहती है कैप। तो फिर वैसे तो हम बिठाते नहीं है, वो अलग टाइप के कैप्स रहते हैं, बट वो भी बिठाना ज़रूरी है क्योंकि वो जो हम सीमेंट या रेस्टोरेटिव जो मटीरियल भरते हैं दांत में, वो कभी कभी कैसे बच्चे स्टिकी फूड खाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे स्टिकी वाला चीज़ें खाने की वजह से निकलने का चांसेस रहता है, या वो फ्रिक्शन में झिझने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है बच्चों के दांत में तो कभी कभी निकलता है। तो उस वजह से कैसे वो अवॉइड करने के लिए हम स्टील का या स्टेनलेस स्टील का कैप बिठाते हैं। तो मेन रीज़न और एक है कि बैक्टीरिया जो रहता है वो रूट्स में वापस चला जाता है अगर हमने कैप नहीं बिठाया तो वो मेन रीज़न है कि कैप तो बिठाना इम्पॉर्टेंट है। और वो एकदम बच्चे तो एकदम खुश हो जाते हैं। मेरे पास मतलब ऐसे यूजुअली बहुत कलरफुल कैप्स भी आते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी कि चलो इट इज़ वेरी नाइस एंड एनी वे फॉर देयर ओन च्यूइंग या मैस्टिकेशन बोलते हैं, खाना खाने में चबाने में भी बहुत काम आता है। मैम, नेटल एंड नियोनेटल टीथ वो क्या होता है एग्जैक्टली और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उसमें? जी, ये तो एक एनॉमली है नेटल एंड नियोनेटल टीथ। यूजुअली नेटल टीथ क्या होता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न में ही उनको दांत रहते हैं, उसको हम नेटल टीथ बोलते हैं। और नियोनेटल टीथ मतलब जन्म होने के बाद 30 दिन या 15-20 दिन के बाद, 15-20 डेज़ के बाद वो टूथ आ जाता है, तो उसको हम नियोनेटल टीथ बोलते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है यूजुअली, ड्यू टू सम जेनेटिक इश्यूज़ या कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से कभी कभी ऐसा देखा जाता है। बट यूजुअली क्या होता है, वो दांत इतने छोटे रहते हैं और इतने ब्रिटल रहते हैं और हिलते रहते हैं कि वो स्वॉलो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कभी कभी। और वो फीडिंग में भी मुश्किलें आ जाती है मम्मी को भी या बच्चे को भी, चबाने में या फिर लाइक फीडिंग में। तो फिर वो अवॉइड करने के लिए वो मेनली ये है कि दांत वो निकलवाना ज़रूरी है। नेटल टीथ जो आते हैं वो एकदम छोटे 15 डेज़ के बेबीज़ रहते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है। ज़्यादा देखा नहीं जाता है बट डेफिनेटली काफ़ी केसेस है इसमें कि नेटल नियोनेटल टीथ देखे जाते हैं बच्चों में। सो उसका एक्सट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे चांसेस होते हैं कि स्वॉलो कर दिया बच्चे ने, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सो इट्स बेटर टू रिमूव इट एंड पीसफुल हो जाता है फिर। So do you handle such cases Yes, in yes, 15 days या 20 days? या कई बार ऐसे होता है कि हॉस्पिटल से ही कॉल आता है कि बच्चे को दांत है या हिल रहा है, फीडिंग में इश्यूज़ हो रहा है, तो यूजुअली वी डू इट। हम डायरेक्टली जाते हैं और वो एक्सट्रैक्शन कर देते हैं बच्चों के दांत का। पेनफुल होता है ना? थोड़ा सा अंडर एनेस्थीसिया ही रहता है, ऐसे डायरेक्टली तो कोई निकाल नहीं सकता है।
बट डिपेंड करता है कि बच्चा कितना छोटा है उस पे। अगर 10-15 दिन का बच्चा है तो उसमें थोड़ा अलग प्रोटोकॉल है, बड़ा है तो थोड़ा अलग प्रोटोकॉल है। ये ऐसा है कि दिस इज़ ऑल मल्टी स्पेशलिटी, जो पीडियाट्रिशियन है हम सब साथ में मिलके ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। बट डेफिनेटली ऐसे होता है, दीज आर ऑल अनॉमलीज। और कोई एनोमलीज है जो होते हाँ, ऐसे रहते हैं, कुछ क्लेफ्ट के केसेस रहते हैं, मतलब वो पैलेट में छेद रहता है। ऐसे भी केसेस रहते हैं जिनमें बच्चों को फीडिंग में इश्यूज होते हैं कि अभी छोटा बच्चा है तो उसको फीडिंग तो देना है, तो फीडिंग की वजह से वो दूध या जो भी है वो सब नाक से पूरा बाहर आता है। तो ऐसे केसेस में हम ऑब्चुरेटर्स देते हैं, मतलब वो फीडिंग प्लेट्स रहते हैं बेसिकली, वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसकी वजह से वो सिर्फ प्लेट डालना रहता है बच्चे के मुंह में एंड द किड कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग ऑल द मिल्क एटलीस्ट इन द स्टमक, पूरा पेट में वो चला जाता है, ऐसा है। जैसे हमने अभी बात की थी कि बच्चों के दूध के दांत, उनके अगले दांत आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इनकेस अगर ये दांत समय से पहले गिर जाते हैं तो क्या जो असली दांत आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, उनमें कोई दिक्कत आती है क्या, और उनकी जगह कुछ चेंज हो जाती है, वही रहती है, उसका सीन कैसा होता है? जी, कई बार ऐसा होता है कि वो केरीज इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि वो दूध का दांत जल्दी गिर जाता है समय से पहले। तो ऐसा देखा गया है कि आने वाला दांत तो वो टाइम पे आने वाला नहीं रहता है, तो टेढ़े मेढ़े दांत आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं ऐसे चीज़ों में। तो ऐसे चीज़ों में हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको स्पेस मेंटेनर बोलते हैं। स्पेस मेंटेनर? जी जी। अच्छा। तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली हमें वो जो जगह है वो हमें रिजर्व करके रखनी है आने वाले दांत जब आता है तब तक। इतनी बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बट वो अगर आपने की ट्रीटमेंट तो आने वाला दांत एटलीस्ट वो जगह पे आ जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आने वाला दांत टाइम पे आता नहीं और बाकी के दांत सारे हिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बस में बैठे हैं और एक जगह खाली हो गई है, तो बाकी के लोग कैसे जगह है तो शिफ्ट होना शुरू करेंगे। सिमिलर, एकदम सिमिलर सिचुएशन है, एकदम एविडेंटली दिखता है कि अभी ये दांत निकल के गिर गया है तो फिर साइड के दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस चीज़ों में ये है कि हम स्पेस मेंटेनर्स लगाएं। बहुत टाइप के स्पेस मेंटेनर्स है, काफ़ी उसमें वैरायटी आता है, वो डॉक्टर के ऊपर रहता है कौन सा बिठाना है, कैसे क्या करना है। बट डेफिनेटली ये बहुत यूज़फुल है, और ये आपने लगाया तो एटलीस्ट आपका जो माल ऑक्लूजन है, मतलब टेढ़े मेढ़े आने जो दांत आने वाले होते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो। मतलब जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो रहते हैं वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो ऐसे चीज़ों में, और ये बहुत यूज़फुल है। इसको हम प्री ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो मैडम दांत तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे गिर जाते हैं, तो कितनी बार स्पेस मेंटेनर्स आपको बिठा सकते हैं एक मुंह के अंदर? ऐसे देखा जाए तो बहुत टाइप के स्पेस मेंटेनर्स है, और 2-3 तो आराम से ही आप बिठा सकते हो। वो डिपेंड करता है, उसमें मॉडिफिकेशंस भी काफ़ी है। हम मोस्टली ये विचार करते हैं कि बच्चे को भी ज़्यादा फूड एक्यूमुलेशन ना हो स्पेस मेंटेनर की वजह से। सो जितना कम हम दे सके उतना अच्छा है, बट अगर बहुत ही ज़रूरत है बच्चे को देना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे टेढ़े मेढ़े दांत आ जाएंगे तो कभी कभी देना पड़ता है। तो कभी कभी हमने 4 स्पेस मेंटेनर्स भी दिए हैं कुछ केसेस में, बट वो देना, बट बच्चे बहुत हैप्पीली यूज्ड टू हो जाते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, आराम से वो स्पेस रिजर्व हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट उसका रिजल्ट इतना मैग्निफिसेंट और अमेजिंग आता है कि दांत एकदम बराबर सही जगह पे बाद में आ जाता है। इतना पेरेंट्स का भी बहुत कंसर्न रहता है, टेढ़ा तो नहीं आएगा, दांत टेढ़ा तो नहीं। वो ये ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आज तक ऐसे हुआ नहीं है कि बहुत इशू हुआ है, और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पेस रीगेन करना पड़ता है, ये भी उसमें एक मॉडिफिकेशन है, बट उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ओके। सो मैम, एक छोटे बच्चे के लिए पहला डेंटल विजिट कब होना चाहिए? जी, पहला डेंटल विज़िट तो जब बच्चे के मुंह में दांत आता है तो ही है। मतलब मींस 6 मंथ्स में तो एक विज़िट तो आपको करना चाहिए। जनरली एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का जो बच्चा है उसमें ऊपर के नीचे के आगे के दांत थोड़े आने शुरू हो जाते हैं, तभी आपको एक बार विज़िट करना चाहिए। एक बार पूरा कंसल्टेशन लेना चाहिए कि सब सही टाइम पे आ रहे हैं क्या, ब्रशिंग कैसे करना है, उसके भी टेक्निक्स रहते हैं छोटे बच्चों में, और तो वो सब आप अच्छे से कंसल्ट करके आपको अच्छे से एडवाइस मिल जाएगा उस चीज़ का। कोई 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आप हमारे पेरेंट्स को बताना चाहेंगी जी बच्चों के दांत के संदर्भ में? जी, एक तो पहले तो आजकल जंक फूड और स्टिकी फूड खाना बहुत हो गया है बच्चों का, तो मेरा एडवाइस ये है कि आप जितना शुगरी फूड अवॉइड करें, आपका उतना ओरल हेल्थ
और केरीज लगने का चांसेस कम हो जाएगा। एक तो सेकेंडली आपको ब्रशिंग करना है ट्वाइस डेली। जितना आप अब भी बच्चे को आदत लगाओगे ब्रशिंग की सुबह और शाम को आफ्टर फूड, उतना बच्चा भी सीख जाएगा और उनको अच्छे हैबिट भी लग जाएगी और ओवरऑल ये केरीज लगने का चांसेस भी कम करेगा। ये 2 चीज़ें तो आपको फॉलो करनी है और जितना हो सके फाइब्रस फूड आप दिया करो बच्चों को। ये सब चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप मैंने मेंटेन किए पेरेंट्स ने, तो आगे का बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा दांतों के इसमें। मैम आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग फ्लेवर के टूथपेस्ट। आपके टूथपेस्ट में ये है क्या, वो है क्या, कोई कहता है कि हर्बल टूथपेस्ट। इन सारे प्रोडक्ट्स में जैसे माउथ वॉश भी है, तो कौन से प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए अच्छे हैं या कौन से नहीं हैं? जी, बच्चों के लिए तो ये कोई प्रोडक्ट्स मैं तो रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ये इसकी ज़रूरत भी नहीं है, कोई वाइटनिंग की या ऐसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मेनली बच्चों को एक फ्लोराइड टूथपेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चों को में आजकल टूथपेस्ट आए हैं जो किड फ्रेंडली भी होते हैं, तो जनरली मैं वो रेकमेंड करती हूँ। बट वो भी डिपेंड करता है आपके बच्चे का ओरल हाइजीन कैसा है। अगर आपके बच्चे को केरीज बहुत ही ज़्यादा लग रही है तो हम फ्लोराइड एप्लीकेशंस भी करते हैं क्लिनिक में आके, या हम फ्लोराइड रिलेटेड टूथपेस्ट रेकमेंड करते हैं पेरेंट्स को, कि उस वजह से क्या होता है कि केरीज लगने का टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाता है। और काफी सारे नए नए टाइप के टूथ ब्रशेस भी अभी आए हैं, इलेक्ट्रिक है या छोटे छोटे बच्चों के लिए। क्या क्या है नया और क्या क्या अच्छा है बच्चों के लिए? जी, अभी मार्केट में बच्चों को काफ़ी सिलिकॉन के टूथ ब्रशेस भी आए हैं काफ़ी। तो यूजुअली वो टूथ ब्रशेस ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट नायलॉन टूथ ब्रशेस ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, जो सॉफ्ट रहते हैं, छोटे ब्रिस्टल्स के रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, बाकी आप सिलिकॉन के एकदम थिक वाले अगर यूज़ करें तो बच्चों का सारे दांतों का ऊपर का लेयर चला जाता है और उस वजह से क्या होता है, खाना और अटकता है और केरीज लगने का चांसेस बढ़ता है। सो जितना आप नायलॉन के ब्रशेस यूज़ करोगे, आप चाहिए तो आप जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं मेडिकल में कि यार नायलॉन का है क्या, क्योंकि वो कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो नायलॉन के ब्रशेस ज़्यादा यूज़ करें वो अच्छा है, और सॉफ्ट ब्रिस्टल रखा तो सबसे बेस्ट है। और ये बाम्बू टूथ ब्रशेस आते हैं, इलेक्ट्रिक है? नहीं, आई वुड नॉट रेकमेंड इलेक्ट्रिक टूथ। ये सब एडल्ट में ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ये चीज़ें इतना ज़रूरत नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं। एक तो पहले तो बच्चे ब्रश करना वहाँ से ही शुरुआत है। तो पेरेंट असिस्टेड ब्रशिंग करना है, और अगर बहुत छोटा बच्चा मतलब 5 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनको तो पेरेंट्स को ही अच्छे से ब्रश करवाना है बच्चों को, ऐसा है। तो ये आदतें हैं वो लगानी पहले से चाहिए, और मेनली कैसे 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, सुबह को और रात को। So anything else in prevention other than this daily oral hygiene maintenance? यस, आई वुड सजेस्ट कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स काफ़ी, आप अगर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाओगे तो काफ़ी आपको प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के बारे में वो बताएंगे। तो काफ़ी फ्लोराइड इन क्लिनिक एप्लीकेशंस भी आते हैं, जो फ्लोराइड वार्निश ऐसे सब चीज़ें हम अप्लाई करते हैं बच्चों के दांतों को। सो वो यूजुअली क्या रहता है फ्लोराइड वार्निश की, हम दांत पे वो एक लेयर लगा देते हैं बच्चों को, उसमें फ्लोराइड कंटेंट ऑलमोस्ट 1000 ppm तक या 1500 ppm तक रहता है। तो वो क्या होता है कि बच्चों के दांत एकदम ऐसे स्मॉल रहते हैं और थोड़े कैल्सीफाइड ज़्यादा रहते नहीं है। सो वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है फ्लोराइड, और उस वजह से मेन रीज़न क्या है कि दांतों का जो सड़न है वो कम हो जाता है उससे। सो ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जो घर पे नहीं कर सकते, बट आपको क्लिनिक में जाके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास करवाना चाहिए। उसके भी काफ़ी साइकिल्स रहते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके बच्चों का कितना केरीज लेवल है, उस पर डिपेंड होता है। वो आप ऐसे घर पे लगा नहीं सकते। बट बाकी आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो, आप अच्छे से ओरल हाइजीन रख सकते हो, ब्रशिंग अच्छे से कर सकते हो। ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट एवरी 6 मंथ्स आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का एक विजिट तो लेना ही चाहिए। रमोली मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी नई बातें आपने हमको भी सिखाई और हमारे दर्शक भी आज जान चुके होंगे कि अगर बच्चों के दांत की समस्या से आपको निजात पानी है, उसका हल ढूंढना है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Once again, thank you so much. Thank you so much, ma'am. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा टॉपिक है कि पेरेंट्स काफ़ी उनको पता ही नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं, इतने सारे मिथ्स है इसके बारे में। आई थिंक काफ़ी उनको जानकारी मिलेगी आपके प्लेटफॉर्म से।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप डॉक्टर रमोली पवार से कांटेक्ट करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो उनका कांटेक्ट नंबर और उनके क्लिनिक के सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो जल्दी मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हमारा चैनल इट्स अनफिल्टर्ड सीधी बात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।